हेलो लर्नर्स, आज का आपका टॉपिक है बालों का अध्ययन। बालों का अध्ययन मतलब हम इसमें बालों की बनावट के बारे में, बालों की विशेषताओं के बारे में, उसके पुनर्वृद्धि के चक्र के बारे में जानकारी देंगे। इसमें बालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला इसमें हम करेंगे बालों की संरचना। बालों की संरचना में क्या है, बाल क्या है, पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए। बाल हमारी त्वचा का ही एक उपांग है, अपेंडेज है। जैसे नेल्स होते हैं ऐसे ही बाल होते हैं। बाल केराटिन नामक प्रोटीन के बने हुए हैं और बालों का जो अध्ययन होता है उसको ट्राइकोलॉजी कहते हैं। बालों के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को, जो बालों का ट्रीटमेंट करता है, उसको ट्राइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हम बालों को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग वो जो त्वचा के बाहर निकलता है और दूसरा भाग वो जो त्वचा के अंदर रहता है। जो त्वचा के बाहर निकलता है उसको हेयर शाफ्ट कहा जाता है और जो त्वचा के अंदर रहता है उसे बालों की जड़ कहा जाता है। बालों की जड़ को अगेन हम कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें मेन होता है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल क्या होता है? हेयर फॉलिकल एक स्किन का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे बाल निकलता है। सेकंड होता है पेपिला। पेपिला बालों की जड़ का वह भाग है जो हमारे ब्लड वेन्स, नसों नाड़ियों से जुड़ा हुआ होता है, जिससे बालों को न्यूट्रिशन मिलता है। तीसरा भाग होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पेपिला के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। चौथा है एरेक्टर पिलाई मसल। एरेक्टर पिलाई मसल एक बहुत छोटी इनवॉल्यूंट्री मसल होती है जो सर्दी में, गर्मी में, डर की वजह से अगर वो खिंच के छोटी हो जाती है और श्रिंक हो जाती है और बाल खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट इज सिबेशियस ग्लैंड्स। सिबेशियस ग्लैंड्स क्या होती हैं? सिबेशियस ग्लैंड तेलीय ग्रंथियां होती हैं जो हर हेयर रूट के साथ अटैच्ड होती है और ये इसमें से एक तेल निकलता है जो मोम की तरह से, वैक्स की तरह से होता है, जिसे हम सीबम कहते हैं। और लास्ट होता है हेयर पिगमेंट। हमारे बालों को, हमारी स्किन को जो पिगमेंट देता है वो होता है मेलानिन। इसी के उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्किन का कलर या बालों का कलर कैसा होगा। सेकंड पोर्शन है हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट में जैसे मैंने आपको बताया वह भाग होता है जो त्वचा के बाहर धागे के रूप में निकलता है। इसके भी तीन भाग होते हैं। क्यूटिकल, जो सबसे बाहरी परत होती है वो क्यूटिकल होती है, ये अंदर के भागों को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। सेकेंड इज कोटेक्स। इसको आप मेन बाल कह सकते हैं क्योंकि जैसे हम कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसमें जो कलर डिपॉजिट होता है या स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो जो बालों में आप स्ट्रेट करते हैं, कर्ल्स करते हैं, वो सारा कोटेक्स की लेयर में जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें चेंजेस होने की वजह से होता है। मेड्यूला, ये सबसे अंदर की लेयर होती है। ये पर उन्हीं बालों में होती है जो बाल काफ़ी थिक होते हैं, मोटे होते हैं, बहुत फाइन हेयर्स, जैसे हमारी बॉडी के जो हेयर्स होते हैं उसमें मेड्यूला नहीं होता। बालों के जो, अब हम उसको कैरेक्टर वाइज अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो वो हम, एक होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये हमारे हेयर स्टाइलिंग के लिए और डिज़ाइनिंग के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहला होता है टेक्सचर। टेक्सचर किसे कहते हैं? बाल किस तरह का है, यानी कि वो थिक है, मतलब मोटा है, पतला है, रफ है, उसको टेक्सचर कहा जाता है। आपको महसूस कैसा होता है उसको टेक्सचर कहा जाता है। सेकेंड होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी यानी कि नमी को सोखने की क्षमता। कोई बाल जो जिसके क्यूटिकल्स टूटे हुए होंगे, डैमेज्ड होंगे, उन बालों की पोरोसिटी बढ़ जाती है। अगर बालों की पोरोसिटी बढ़ती है तो चाहे वो केमिकल हो चाहे वो पानी हो, वो बहुत तेज़ी से सोखता है और बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाल बहुत जल्दी रफ हो जाता है। तो जो बाल हेल्दी होगा उसकी पोरोसिटी कम होती है, जो बाल डैमेज्ड होता है उसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज सघनता या डेंसिटी। 1 स्क्वायर इंच स्काल्प में कितने बाल हैं ये डिपेंड करता है बालों की डेंसिटी के ऊपर। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी हमको उतना ज़्यादा
टाइम हेयर स्टाइलिंग में, केमिकल ट्रीटमेंट्स में लगेगा, क्योंकि आपको उतने पतले पतले सब सेक्शनिंग्स करके उसमें काम करना पड़ेगा। खींचे जाने की क्षमता या टेंसाइल स्ट्रेंथ, बाल खींचने पर कितना आराम से खिंच पा रहा है या टूट पा रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जिन बालों में टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है उन बालों में आप केमिकल ट्रीटमेंट्स आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें बाल बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। लास्ट इसमें होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी कि किसी बाल को हम खींचते हैं वो कितनी जल्दी वापस अपने नेचुरल फॉर्म में वापस जा पाता है, उसको लचीलापन कहते हैं या इलास्टिसिटी कहते हैं। जिन बालों में इलास्टिसिटी अच्छी होती है वो बाल ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जिनकी इलास्टिसिटी कम होती है वो बाल थोड़ा सा भी उसमें टेंशन देने पर, खींचने पर वो आसानी से टूट जाते हैं। तो ऐसे बालों में भी आपको केमिकल ट्रीटमेंट करते टाइम बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बालों का। हमारे बाल एक कोई, जैसे मैंने आपको बताया, केराटिन नामक प्रोटीन से बने हैं, बट इसमें बहुत सारे केमिकल कॉम्पोजिशन में चीज़ें आती हैं। जैसे इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, इन्हीं के ऊपर हमारे बॉन्ड्स डिपेंड करते हैं और जिनकी वजह से आप बालों में केमिकल ट्रीटमेंट या वेट स्टाइलिंग कर पाते हैं। बालों की पुनर्वृद्धि का चक्र यानी कि रीग्रोथ। आप लोगों को लगता होगा कि किसी के बाल, सिर पे बाल बहुत ज़्यादा हैं या मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। ऐसा नहीं होता। बालों की ग्रोथ की 3 स्टेजेस होती हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। बालों की ये रीग्रोथ की साइकिल हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। एनाजन चरण जो होता है वो 2 से 8 सप्ताह का होता है या कभी लंबा भी हो सकता है। कैटाजन चरण जो होता है 2 से 3 सप्ताह का होता है, जिसमें बाल क्लब हेयर में कन्वर्ट होता है। और टेलोजन चरण लगभग 3 महीने का होता है, जिसमें बाल झड़ते हैं। ज़्यादातर बालों में टेलोजन चरण ज़्यादातर लोगों को मानसून के दिनों में या जब नमी बहुत ज़्यादा होती है तब देखने को मिलता है। बाल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 तरह के हम पढ़ते हैं। सामान्य यानी नॉर्मल हेयर, ड्राई हेयर एंड ऑयली हेयर। सामान्य बाल या नॉर्मल हेयर। नॉर्मल हेयर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? नॉर्मल हेयर बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनमें अपनी एक शाइन होती है। जो बाल हैं वो एक दिन में लगभग 75 से 100 बाल गिरते हैं, विच इज़ नॉर्मल। अगर आपको लगता है कि आपके बाल 75 से 100 के क्वांटिटी में रोज़ गिर रहे हैं तो ये नॉर्मल है। इतने बाल नॉर्मल हेयर गिरते ही गिरते हैं। बाल जब गिरते हैं या झड़ते हैं तो बाल पूरा निकलना चाहिए, यानी कि जड़ से निकलना चाहिए। अगर बाल बीच में से टूटना नहीं चाहिए तभी वो नॉर्मल हेयर की कैटेगरी में आता है। बालों में अगर आप कर्ल्स करते हैं, वेव्स देते हैं, तो वो अच्छी तरह से बनते हैं और काफ़ी देर तक टिके रहते हैं। नॉर्मल हेयर्स में अगर आप गीले बालों में कोम्ब करते हैं तो वो कोम्ब करने में मुश्किल नहीं होती, बाल आसानी से कोम्ब हो जाते हैं। उनमें इलास्टिसिटी और खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, उनमें आप स्टाइलिंग ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं। सिर की त्वचा होती है वो ज़्यादा स्वस्थ होती है, हेल्दी होती है और उनमें स्प्लिट एंड्स, जिनको हम 2 मुँहे बाल भी कहते हैं, वो बहुत कम होते हैं। दूसरे तरह के बाल होते हैं रूखे बाल या ड्राई हेयर। ड्राई हेयर कैसे होते हैं? ड्राई हेयर में भी रोज़ में 100 से अधिक बाल गिर सकते हैं, 100 से थोड़े से ज़्यादा। पर इन बालों को छूने में बाल बहुत रूखे लगते हैं, क्योंकि उनमें नमी कम होती है और उनमें इलास्टिसिटी भी कम होती है। छूने में वो बहुत रूखे लगते हैं। ऐसे रूखे बालों में सिर की जो त्वचा होती है उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ड्राई डैंड्रफ हो सकती है, ईचिंग हो सकती है। देखने में भी बाल बहुत ड्राई, डल लगते हैं। इनमें अगर आप कर्ल्स या कर्व्स देते हैं तो वो बहुत जल्दी खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्यूटिकल डैमेज होती है, तो इसमें बहुत देर तक कर्ल्स एंड कर्व्स नहीं रह पाते। ये बहुत नाजुक होते हैं क्योंकि क्यूटिकल डैमेज है, तो इसमें अगर आप कोम्बिंग करते हैं या बैक कोम्बिंग करते हैं तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इनमें इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट निल होती है और आप इसमें कोम्ब नहीं कर पाते हैं, कोम्ब करते ही बाल टूट जाते हैं और उनमें स्प्लिट एंड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
अगर बाल बहुत ड्राई हैं तो उसको आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे? ऐसे बालों में शैम्पू बहुत कम करना चाहिए, यानी कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा शैम्पू बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस शैम्पू का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मॉइस्चराइज़र बेस्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें केमिकल की मात्रा कम होनी चाहिए, कंडीशनर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके बालों में बहुत स्प्लिट एंड्स हैं, 2 मुँहे बाल अगर अधिक हैं, तो इसमें एक कंडीशनर आता है जिसको लीव इन कंडीशनर कहते हैं। उस कंडीशनर को बालों में लगाकर छोड़ दिया जाता है, वॉश नहीं किया जाता। ऐसे कंडीशनर का ऐसे बालों में इस्तेमाल करना चाहिए। बालों में गरम तेल, गुनगुना तेल की मालिश करें और उसको स्टीम दें। स्टीम देने के लिए आप प्लास्टिक कैप या गर्म पानी में भीगे हुए तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बालों में भाप बनेगी और जो आपने तेल लगाया है वो सिर की बालों की जड़ों में आसानी से पहुंच पाएगा। अगर बाल ड्राई हैं तो उसमें पर्मिंग, कलरिंग, रिलैक्सिंग जैसे सभी केमिकल ट्रीटमेंट्स करने से बचें, उनको अवॉइड करें। क्योंकि बालों के क्यूटिकल्स डैमेज हैं, ऐसे बालों में थर्मल स्टाइलिंग से भी बचें, क्योंकि थर्मल स्टाइलिंग से बालों की क्यूटिकल्स जो हैं वो और भी ज़्यादा डैमेज होने का डर रहता है। नेक्स्ट इज तेलिए बाल या ऑयली हेयर। ऑयली हेयर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ऑयली हेयर बहुत चिकने रहते हैं, आप उनमें शैम्पू करते हैं उसके बावजूद वो बहुत चिकने नज़र आते हैं। उनमें कोई भी स्टाइलिंग करते हैं अगर हम, तो वो बहुत फ्लैट होता है, उसमें वॉल्यूम नहीं ला पाते हैं। स्टाइलिंग के बाद भी बालों में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आता है, वो बहुत फ्लैट नज़र आते हैं और इन पे चिकनी ज़्यादा होने के कारण धूल बहुत ज़्यादा जमती है। ऑयली हेयर अनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी होते हैं। बेसिक इनका रीज़न एक ये भी है कि सेबेशियस ग्लैंड्स अगर तेल ज़्यादा उत्पन्न करती हैं तो बाल बहुत ज़्यादा तेलिए हो जाते हैं। तेलिए बालों में नमी अधिक होती है और ब्रश करने से इनमें ऑयल का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तेलिए बालों में बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। इसका रीज़न एक हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। अगर बाल बहुत ऑयली हैं तो उसमें हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसे बालों में स्टाइलिंग के बाद बालों में उंगलियां नहीं फैलानी चाहिए, मतलब उसको बार बार टच नहीं करना चाहिए, इससे बालों में स्टाइल पे तेल तेज़ी से फैलता है। आप तेलिए बालों पे शैम्पूइंग के लिए क्लिनजिंग शैम्पू का इस्तेमाल करें, लिक्विड शैम्पू का इस्तेमाल करें, ताकि बाल स्कैल्प जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो सके और तेल ठीक से साफ़ हो सके। कई बार हमको ऑयली हेयर्स में 2 बार शैम्पू करना पड़ता है तेल को स्कैल्प से हटाने के लिए। और ऐसे बालों में बहुत ज़्यादा कोम्बिंग या ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न वही है कि सेबेशियस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती हैं और जिससे तेल का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं हम बालों की समस्याओं पर। बालों में समस्याएं और रोग 2 भागों में हम बांटते हैं। समस्याएं वो होती हैं जिनका आप सैलून में कुछ हद तक उपचार कर सकते हैं, और बालों के रोग वो होते हैं जिनमें हम सैलून में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। ऐसे क्लाइंट को आप डॉक्टर के पास जाने की, ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह देते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे बालों की समस्याएं। बालों की समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या है एलोपेशिया। एलोपेशिया गंजेपन को कहा जाता है। गंजापन जो होता है कई बार बचपन से बीमारी की वजह से हो सकता है, जिसका हमारे पास कोई उपचार नहीं होता। बट कई बार एलोपेशिया एरिएटा एक होता है जिसमें बालों में, स्कैल्प में गोल गोल चिकत्तों के रूप में बाल झड़ जाते हैं। ऐसे बालों को आप क्लाइंट को आप ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दें, या आप मसाज के द्वारा उसको कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा होता है कैनिशियस। कैनिशियस होता है बालों में उम्र से पहले सफ़ेद हो जाना, ग्रे हेयर हो जाना। जो बाल ग्रे होते हैं वो कई बार होता है कंजेनिटल कैनिशियस। कंजेनिटल कैनिशियस क्या होता है? जो बचपन से बाल सफ़ेद होते हैं, इसमें पिगमेंट लॉस होता है। दूसरा होता है एक्वायर्ड कैनिशियस। एक्वायर्ड कैनिशियस क्या होता है? एक्वायर्ड कैनिशियस होता है जो सम उम्र से पहले, आजकल ये समस्या बहुत कॉमन है
कि उम्र से पहले बाल ग्रे हो जाते हैं। बहुत यंग एज में आपको क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ दो मुँहे बाल, ट्राइकोप्टिलोसिस। ट्राइकोप्टिलोसिस की समस्या ज़्यादातर ड्राई हेयर्स में देखने को मिलती है। जो बाल शुष्क होते हैं, जिसमें नमी कम होती है, उसमें दो मुँहे बाल हो जाते हैं, जिसका टेक्निकल टर्म ट्राइकोप्टिलोसिस है। नेक्स्ट है आपका ट्राइकोरोसिस नोडोसा। जब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तब उसमें बालों की जो शाफ्ट होती है वो बहुत ड्राई होती है और उसके आसपास सूजन आ जाती है। जो क्यूटिकल होती है उसके आसपास सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बालों में गांठें पड़ने लगती हैं और बाल टूटते बहुत तेज़ी से हैं। बालों की एक कॉमन प्रॉब्लम है डैंड्रफ। डैंड्रफ दो प्रकार की होती है, ऑयली डैंड्रफ और ड्राई डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ जो है बहुत कॉमन है, जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में मिलती है और इसका सबसे सिंपल उपचार है, मार्केट में जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ मिलते हैं, आप इसका अगर लगातार रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ड्राई डैंड्रफ की समस्या ख़त्म हो जाती है। पर जो ऑयली डैंड्रफ है उसका इलाज हमको डॉक्टर से कराना पड़ता है और कई बार उसके लिए मेडिकेटेड शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑयली डैंड्रफ में सीबेशियस ग्लैंड से जो सीबम निकलता है उसके साथ डैंड्रफ चिपक जाती है और वो स्कैल्प के ऊपर एक पतली लेयर बना देती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और अगर हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो बालों में कहीं कहीं खून निकलने लगता है और उसमें जलन होने लगती है। इसलिए इसका इलाज हमको या तो डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए या हमको इसके लिए मेडिकेटेड शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आते हैं बालों के रोगों के ऊपर। एक बहुत कॉमन डिजीज़ जुओं की समस्या जो होती है, जिसको पेडिकुलोसिस कैपिटिस कहा जाता है, ये बहुत कॉमन है यंग बच्चों में। जो बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं उन बच्चों में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण है बालों की ठीक से सफाई ना होना। अगर बाल ठीक से सफाई नहीं हो रहे, शैम्पू नहीं हो रहे, उनकी कंडीशनिंग नहीं की जा रही, या बरसातों में गीले बालों को बांध दिया, या हम किसी और के तौलिए का इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदे तकिए के गिलाफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी वजहों से हमको सिर में जुएँ हो जाती हैं और जुएँ बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सिर में फैल सकती हैं। इसलिए यदि सैलून में आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जिसको जुओं की समस्या है, जुओं की समस्या के ट्रीटमेंट के लिए बाज़ार में बहुत सारे क्रीम्स, लोशंस, शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप इसका उपचार डॉक्टर की सलाह से ही करें और सैलून में इसका कोई उपचार या कोई भी ट्रीटमेंट ना दें। टीनिया कैपिटस ये एक स्कैल्प से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी है जो एक फंगल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, स्कैल्प पे छोटे छोटे गोल चिकत्ते पड़ जाते हैं जो बीच में से लाल होते हैं और बिल्कुल फ्लैट, चिकने, चमकदार होते हैं और उसके आसपास का जो भाग होता है, जो गोल निशान के आसपास का भाग होता है, उसमें थोड़ा उभार होता है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और ये पपड़ी के रूप में जम जाता है। यदि दाद की समस्या है तो ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे का कंघा, तौलिया, टोपी या बेडिंग को शेयर नहीं करना चाहिए, इससे दाद बहुत तेज़ी से फैलता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत क्लियर होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।